Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. So start करते हैं with the very first question जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर. Question है In which of the following emission of electrons does not take place? इनमें से वो कौन सा एमिशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं, ये यहां पर सवाल है. यहां पर ऑप्शंस दिए गए थर्माइनिक एमिशन, एक्सरे एमिशंस, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशंस. तो कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको लग रहा है? तो देखो, थर्माइनिक एमिशन, एक्सरे एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और सेकेंडरी एमिशन. तो यहां आंसर आएगा एक्सरे एमिशन. ठीक है, एक्सरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनों की बॉम्बार्डिंग करते हो. तो उसमें इलेक्ट्रॉन एमिट थोड़ी हो रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और एनर्जी रिलीज हो रही है. जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एनर्जी डाली जाती है और इलेक्ट्रॉनों को एमिट किया जाता है. वही थर्माइनिक एमिशन में भी होता है. सो योर आंसर इज एक्सरे एमिशन. In Davison-Germer experiment, an electron beam is incident on a crystal. The reflected beam consists of. तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट जिसने ध्यान से पढ़ा है उसको मालूम है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉनों की बीम डाली जाती है किस पर, निकल का जो टारगेट होता है उस पर. तो उससे टकराने के पश्चात क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही स्कैटर्ड होते हैं. मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. Question number 3. The de Broglie wavelength of an electron moving in the nth Bohr orbit of radius r is given by. तो सबसे पहले तो देखो ये वेवलेंथ का मतलब क्या होता है. वेवलेंथ मतलब क्या है, एक तरह से द लेंथ ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव. ठीक है, अब यहां पर क्या पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछी गई है. तो भैया इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम कैसे निकालें? तो देखो क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि ये इस प्रकार से यदि कोई वेव बन रही है तो यहां पर ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं. अब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा होता है. यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा होता है. और जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो जैसे मान के चलो मैं यहां पर मान लूं किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर यदि कर लूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूम रहा है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा होता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, मतलब कंपैरेटिबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है. तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी. डी ब्रॉगली सर ने बताया हुआ है कि पार्टिकल के पास में भी वेव का नेचर होता है. अब यहां पर ये एक चक्कर जब लगाता है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2 पाई आर. तो आंसर जो भी होना चाहिए वो 2 पाई आर से रिलेटेड होना चाहिए. अब यहां पर जो हम आंसर लिखते हैं वेवलेंथ ऑफ nth ऑर्बिट, तो उसे आंसर को लिखते हैं लैम्बडा ऑफ n. ये आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई n फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. यदि हम देखें तो इस बेसिस पर हमारे पास में यही एकमात्र ऑप्शन है. हो सकता है हम ये सोच सकते थे n इंटू 2 पाई आर सोचते, या फिर 2 पाई आर अपॉन n सोचते. अब यहां पर 2 पाई आर अपॉन n गिवन है, मतलब डेफिनेटली फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वी कैन कंसीडर कि 2 पाई आर अपॉन n यहां पर आंसर आने वाला है. हो सकता था कि हम इस प्रकार से सोच बैठें, लेकिन ये नहीं सोचना है. 2 पाई आर अपॉन n विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर है 4. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग विद द वेलोसिटी दिस. तो भैया काइनेटिक एनर्जी की यदि आप बात करोगे ये तो हाफ mv² होनी चाहिए. तो हाफ मैंने लिख दिया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि मैं लिखूंगा तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पीड आपको दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है. तो अभी मेरे पास में जो डेटा है
वो है 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 4 चौका 16 इंटू 10⁻12। ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी मुझे मिलेगी ये किस में मिलेगी बेटा? जूल में मिलेगी। और सवाल में पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूं मैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूं। यस और नो? बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो क्या होगा? देखो ये पॉइंट हटा लो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर में 10 बढ़ेगा, 16 से 16 कटेगा, 19 और 12 31, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 91/2 और 91/2 मतलब ये इसका आधा कर लो 45, तो 45.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, प्रोटॉन के लिए पूछ सकते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए पूछ सकते हैं। ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, सवाल मैंने एक बताया है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी संभावना ये वक्त व्यक्त की जा रही है कि ये सवाल प्रोटॉन के लिए पूछा जाए, ये सवाल अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा जाए, और यहां पर जो आंसर दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से आगे मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि इस चैप्टर से ऑनवर्ड्स मॉडर्न फिजिक्स में सारे एमसीक्यू लेक्चर्स आएंगे, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक यहां पे नहीं होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर थोड़ा सा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ो, सवाल देखो क्या हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना है जहां पर फोटॉन्स कम आउट ऑफ मेटल व्हेन इट इज हिट बाय अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत बात है। क्या मेटल की सरफेस में से फोटॉन्स बाहर आते हैं? नहीं, फोटॉन्स बाहर नहीं आते हैं। अगले में फिर से लिखा है फोटॉन्स कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी गलत बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भैया फोटोन बाहर निकलते ही नहीं है मेटल की सरफेस से। क्या निकल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं। अगला लिखा है इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ मेटल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट वेव। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन जब थियरी सवाल हो तो आप कोशिश कीजिए कि चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़ लें। हो सकता है कि आपको जो ऑप्शन सही लग रहा हो उससे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कहीं और भी हो। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ अ मेटल विद डिफरेंट वेलोसिटीज नॉट ग्रेटर देन अ सर्टेन वैल्यू विच, एक्चुअली इसके नीचे यही आना चाहिए, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये सब वर्ड लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो अब इन दोनों में देखो क्या है, इसमें लिखा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और यहां लिखा है डिफरेंट वेलोसिटी। तो बताओ क्या डिफरेंट वेलोसिटी से आते हैं या सेम वेलोसिटी से आते हैं? तो डिफरेंट वेलोसिटी से आते हैं, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। रिकॉल इट, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है उसमें हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, और जब इसे लिखा जाता है तो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। मतलब हम यहां पर इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सो यहां पर हम कहते हैं कि हमें जो कंसीडर करना है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर फोकस करना है। इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि अलग अलग वेलोसिटी से, डिफरेंट वेलोसिटी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वही हम यहां पर बता पाते हैं। मिनिमम तो 0 होगी। क्यों भैया? इलेक्ट्रॉन बस निकला या नहीं भी निकला तो मिनिमम 0 होगी। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो यहां पर आप जब करेक्ट ऑप्शन लगाने जाओगे तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये लाइन मिसिंग है जो मैं यहां पर आपको लिखवा चुका हूं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। तो आपको पता होना चाहिए लैम्बडा बराबर h/p होता है, तो p बराबर आएगा h/लैम्बडा। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, h/लैम्बडा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7,
अ फोटो सेंसिटिव मेटल इज नॉट एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इररेडिएटेड। मतलब क्या है, जब किसी प्रकाश संवेदी धातु की सतह पर लाइट डाली जा रही, इररेडिएटेड मतलब प्रकाश डाला जा रहा है, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह इट विल डू सो व्हेन थ्रेशोल्ड इज क्रॉस, लेकिन यह ऐसा करना प्रारंभ कर देता है जब एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वी नीड टू इंक्रीज, इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए हमें क्या बढ़ाना चाहिए, तो हमें बढ़ाना चाहिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और लैम्बडा लेस देन लैम्बडा नॉट होगा तब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बाहर निकलेंगे। ठीक है, सवाल क्लियर है? सवाल में इंक्रीज बोला है तो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज बोला होता तो वेवलेंथ आंसर आता। डिक्रीज के केस में, इसी सवाल में यदि डिक्रीज बोला होता तो आपका आंसर वेवलेंथ आता, लेकिन चूंकि आपको इंक्रीज बोला गया है तो आंसर फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगा। ठीक है, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, फोटो सेल जो हमने चैप्टर के एकदम लास्ट में किया था, देखो तीन चीजें लास्ट में, दो चीजें पड़ी थी, फोटो सेल और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो क्या करता है भैया फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो फोटो और इलेक्ट्रिक मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी आप पढ़ के देखो, स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर लाइट, स्टोर थोड़ी करता है, करता ही नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है। ये कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में यदि कन्वर्ट करना है, ऐसा यदि कोई सवाल है तो उसका आंसर क्या आएगा, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं इसलिए मैं यहां पर इनको बता रहा हूं, अदरवाइज इस सवाल का आंसर तो यही खत्म हो गया कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो सेल जिसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ पार्टिकल विद रेस्ट मास m0 इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट c, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड इट विल बी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो लैम्बडा बराबर आता है h अपॉन p, p इज द मोमेंटम, मोमेंटम को लिख सकते हैं हम लोग मास अप इनटू वेलोसिटी। अब सवाल ये आ रहा है कि यहां पर वो कह रहा है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है और इसका मास m0 है, तो लैम्बडा बराबर h अपॉन m0 c, ये हमारे पास में एक आंसर आ रहा है। तो क्या ये आंसर यहां पर कहीं मिल रहा है क्या आपको? देखो पहला लिखा है ये इंफिनिटी है, जीरो है, m0 c अपॉन h है, और फिर h न्यू अपॉन m0 c है, तो ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक पॉइंट पता होगा, वो ये है कि कोई पार्टिकल जब v स्पीड से चलता है, जिसका रेस्ट मास m0 है, तो उसका मूविंग मास जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। सर ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं बताया था बेटा, इसीलिए ये एमसीक्यू लेक्चर्स होते हैं। इन सारी चीजों को मैं एक्स्ट्रा स्ट्रोक में कवर किया करता था, लेकिन अब यहां से इस चैप्टर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स आई एम कवरिंग दीज थिंग्स इन एमसीक्यू लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, तो m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो ये चीज एनसीईआरटी में नहीं भले मेंशन हो, लेकिन हो सकता है इस पर कभी सवाल बन जाए, तो ये यहां पर आ गया। तो अब देखो स्पीड कितनी दे रखी है, c दे रखी है, तो यहां से यदि आप देखोगे तो m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी से सी कट गया, 1 1 माइनस 1 0, तो मतलब m0 अपॉन 0। तो बेटा जी m का आंसर आ रहा है अनंत, m का आंसर क्या आ रहा है,
अनंत। तो जब आप इस फॉर्मूले में अनंत पुट करोगे तो लैम्बडा बराबर आएगा h अपॉन इंफिनिटी इंटू वी। बोलो सही है क्या? सो लैम्बडा बराबर आंसर आ रहा है 0। तो 0 ऑप्शन नंबर बी में यहां पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में यहां पर 0 दिया गया है। ये एक अच्छा सवाल है, एग्जामिनर हो सकता है ये वाला ऑप्शन भी यहां पर डाल दे। मतलब मान के चलो मैं एक काम करूंगा, यदि मुझे याद रहा तो इस ऑप्शन में से न्यू को हटवा दूंगा। न्यू को हटाते ही आप h अपॉन एम नॉट सी देख के आप इसे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, है ना? लगा दोगे ना? लगाते ही खेला हो बे, लगाते ही खेला हो बे। h अपॉन एम नॉट सी दिख रहा है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब पार्टिकल किसी स्पीड से चल रहा होता है तो उसका मास भी परिवर्तित होता है। ये कॉन्सेप्ट है जिसे हमें ध्यान रखना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट। आइडियली इसे मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रोक में पढ़ाना था, लेकिन अब मैंने आपको बोल दिया है एक्स्ट्रा स्ट्रोक और एमसीक्यू कंबाइन चलेगा। डोंट वरी, मैं 20 एमसीक्यू नहीं लूंगा, मैं काफी भर भर के एमसीक्यू करवाऊंगा आपको। तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाले पॉइंट्स यहां पर ऑटोमेटिकली कवर होते चलेंगे, ठीक है? सो आंसर विल बी 0। ध्यान रखें इस सवाल में, ये कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले को याद रखें। m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे और भी 2-3 सवाल में आएंगे जिनको मैं करवाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखें ऑप्शन क्या आएगा? 0 ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। आइंस्टाइन्स वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द इक्वेशन। आइंस्टाइन सर ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया था, उस काम के कारण कौन सी इक्वेशन को सपोर्ट मिला था? सपोर्ट फॉर द इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था? बताओ भाई। देखो सारी इक्वेशन सही है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर सही है, ई बराबर माइनस आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर सही है, ई बराबर एम सी स्क्वायर सही है, ई बराबर एच न्यू सही है। देखो ये तो आप मैकेनिक्स वाले पोर्शन में चले गए, ये आप एटम्स चैप्टर में चले गए, ये आप न्यूक्लियाई चैप्टर में चले गए, और ये अकेला बचा है जो ड्वेल नेचर का सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सिर्फ चैप्टर आइडेंटिफाई करने से आपको पता लग गया, ठीक है? चैप्टर आइडेंटिफाई करने से आपको पता लग गया। अब कई लोग कहेंगे सर ये भी तो है ना, ये तो आइंस्टाइन सर की ही तो इक्वेशन थी। बेटा ये इक्वेशन आपकी मास डिफेक्ट की है। किसकी है? मास डिफेक्ट की है, जहां पर एनर्जी और मास का रिलेशन है। ये क्या है? एनर्जी मास रिलेशन की इक्वेशन है। यहां पर सवाल में बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को सपोर्ट करना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। यस और नो? और ये इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो एच न्यू आप लगाते हो, तो इस इक्वेशन को ये आइंस्टाइन सर का वर्क सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही छोटा सा हल्का सा सवाल है, एकदम चिंदी टाइप का, लेकिन इसी में गलती होने की ज्यादा संभावना है या नहीं? और ये सवाल जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे उसके पश्चात ये सवाल डिफिकल्ट लगेगा। अभी आसान लगेगा क्योंकि अभी हम ड्यूअल नेचर में खड़े हुए हैं, तो सवाल आसान लग सकता है, और लग सकता क्या है, लगेगा ही लगेगा बेटा, है ना? चलो आगे आ जाओ। 11 नंबर का क्वेश्चन है ये। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाई इज। सवाल क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वेलोसिटी का। कहां पर? इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट। इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट मतलब कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर में लाइट इलेक्ट्रॉनों को निकालती है? ड्यूअल नेचर में। और कौन सी इक्वेशन के थ्रू निकालती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, ठीक है? अब यहां पर डेटा को एडजस्ट करो। उन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, मतलब आप लिखोगे हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया है इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू भी होता है और एच सी अपॉन लैम्बडा भी होता है।
न्यू को सी बाई लैम्बडा लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखोगे एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस का फाई। ठीक है, वर्क फंक्शन को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने फाई एज इट इज दिया है। आगे बढ़ो तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड करो, तो v मैक्सिमम का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 2hc अपॉन m लैम्बडा माइनस 2 फाई अपॉन m, और या फिर एक काम करो 2/m को ऐसे मत रहने दो, छोड़ो, इस एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाइव को m ही रहने दो और यहां 2/m को ब्रैकेट में लिख लो। देखो एडजस्ट बाद में कर लेंगे, और जब मैं v मैक्सिमम लिखूंगा तो इसका क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा, 2/m और एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस का फाइव। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सूटेबल दिख रहा है। देखो इसमें रूट नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें प्लस है यहां पर माइनस है, तो ये भी गलत हो गया, ये दो माइनस वाले दिख रहे हैं। अब इसमें लिखा है 2 ब्रैकेट में एच सी माइनस लैम्बडा फाइव अपॉन एम लैम्बडा, इसमें लिखा है 2h लैम्बडा माइनस फाइव, तो h के साथ में तो लैम्बडा नहीं आएगा, ये भी गलत है, मतलब ये सही होना चाहिए लेकिन इसको मैच करते हैं। तो देखो 2 और ये है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखना बेटा, अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन m एज इट इज, ये लैम्बडा आएगा एलसीएम, तो ये आएगा एच सी माइनस लैम्बडा फाइव, तो ये मैच कर रहा है, मतलब आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, एग्जाम में जो सवाल आएगा इसमें डेटा पुट करके सवाल पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है, हो सकता है डेटा पुट ना करे और ऐसा सवाल बनाए। 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डेटा वाले सवाल आसान लगते हैं लेकिन बिना डेटा के सवाल डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, ये एक तरह के रिजल्ट के फॉर्म बना रहे होते हैं। चलो ये सवाल कवर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या आंसर आप निकालते हो। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज ई के बराबर एच न्यू माइनस फाइव, इन दिस इक्वेशन ई के रेफर्स टू, ये दो बार लिखा गया है, ई के किस चीज को बतलाता है, ई के किस चीज को बतलाता है, तो ई के बतलाता है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, किसको बतलाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉनों को बतलाता है। अब ये ऑप्शन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं, गलत, मीन काइनेटिक एनर्जी गलत, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सही। यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखा है, कोई बात नहीं चल जाएगा क्योंकि अगले में मिनिमम लिखा है, तो ये गलत है, तो ये जाहिर सी बात है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं जिन पे हमको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने कुछ फॉर्मूले आपको डिराइव करवा दिए हैं वेवलेंथ से रिगार्डिंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए मैं करवा चुका हूं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। इफ E1, E2, E3 आर द रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन ईच हैविंग द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन, सवाल पढ़ो क्या है। सवाल कह रहा है कि यदि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, सबकी वेवलेंथ सेम है और ये E1, E2, E3 उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या रिलेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को वेवलेंथ से रिलेट करना है, तो लैम्बडा बराबर आता है H अपॉन P, जिसे हम लिखते हैं H अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2mk। यस, K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो आप चाहें तो यहां पर K को हटा के इसे E के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब सवाल में यह बोल रहा है कि सबकी वेवलेंथ सेम है, H कांस्टेंट है, इसका मतलब Me का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यस और नो। अब सवाल के अनुसार M इंटू E कांस्टेंट है, तो M ऑफ
इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल should be equal to mass of proton into energy of proton। अब देखो यदि ये सेम है तो अब बताओ सवाल में एनर्जी कम या ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब यह है जिसका मास सबसे छोटा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और जिसका मास सबसे बड़ा उसकी एनर्जी सबसे छोटी। ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। यस और नो? सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। यह आएगा लैम्बडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2me। सो इट इंप्लाइज एनर्जी का फॉर्मूला आएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। यस और नो? So it implies energy is inversely proportional to mass। अब ठीक है, तो जिसका मास सबसे छोटा एनर्जी उसकी ज्यादा हो सकता है। देखो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का मैथ्स नहीं रहा है, तो उनको ये वाली इक्वेशन समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आया हूं। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे बताओ मास के बारे में यदि मैं सोचूं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे बड़ा होगा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे छोटी, फिर उससे ज्यादा प्रोटॉन की और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी। अब एज पर द गिवन डेटा E1 E2 E3, तो पहले इलेक्ट्रॉन है, फिर अल्फा है और फिर प्रोटॉन है। तो पहले कौन है? इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां आएगा E1, फिर है अल्फा पार्टिकल तो ये E2 और ये आएगा E3। तो ये रिलेशन आना चाहिए। तो E1 E3 E2, तो देखो E1 E3 E2 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं है। क्लियर? आप में से कई लोग ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं या सी पे भी जा सकते हैं। कैसे? जल्दबाजी में ध्यान नहीं आएगा कि E1 E2 E3 में इलेक्ट्रॉन के बाद में उन्होंने बीच में अल्फा घुसाया है, फिर प्रोटॉन लिखा है। यह संभावना है जो आप गलतियां कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी यही गलती करेगा जो मैं बता रहा हूं, बट दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है? बराबर कैसे? अरे वेवलेंथ सेम है तो सेम ही तो होगी एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में आएगा, समझना, स्टूडेंट बोलेगा सर E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। सर लैम्बडा सेम, तो इट इंप्लाइज एनर्जी भी सेम। आया क्या किसी के मन में? अब आया क्या? तो बेटा ये किसके लिए होता है? फोटॉन्स, या मैं बोलूं लाइट। यदि लाइट की वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी सेम है, लेकिन ये क्या है? पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है। इज इट क्लियर टू यू? ये ध्यान होना चाहिए। पार्टिकल्स का केस और लाइट का केस। चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन और मैटर मतलब पार्टिकल दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में। क्लियर है? समझ में आया? ये क्यों अप्लाई किया समझ में आया? यहां से ये कैसे चला ये समझ में आया? इसके पश्चात ये क्यों नहीं लगाया ये समझ में आया? क्योंकि ये लाइट के लिए चलता है। देखो आप में से कई लोग सोच सकते हैं वेवलेंथ सेम है, इसलिए मैंने बोला था कि ऑप्शन नंबर डी भी लगाने वाले लगा सकते हैं कि वेवलेंथ सेम है तो E1 बराबर E2 बराबर E3। नहीं, वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लाइट के लिए है और ये पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला चलता है, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2me। इज इट क्लियर नाउ? श्योर? चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 के पश्चात 14 पे, when the speed of electrons increases then the value of its specific charge। क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q/m। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया, स्पेसिफिक चार्ज तो सेम होता है, तो आप स्पीड कम करो चाहे ज्यादा करो तो इट विल रिमेन्स अनचेंज। ऐसा किस किसने लगा दिया?
ऐसा किस किसने लगा दिया? जिन्होंने लगाया है ये गलत है, ये रॉन्ग है बेटा। क्या बात कर रहे हो सर, ये कैसे गलत कर दिया? हमने तो अभी तक यही पढ़ा था केमिस्ट्री में कि स्पेसिफिक चार्ज फिक्स होता है। नहीं, अल्फा बराबर क्या मैं m को लिख सकता हूं m नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहां आप लिखोगे q अपॉन q अपॉन m नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सही है ना? स्पेसिफिक चार्ज। या ऐसे ही करेंगे कि कुछ और करोगे? बताओ। अब आपने क्या करा है? स्पीड को बढ़ाया है, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूं v बराबर है 0। तो बताओ अल्फा बराबर आएगा, v की जगह 0 रख दिया, v की जगह 0 रख दिया, तो ये आ रहा है q अपॉन m नॉट। अब मैंने स्पीड बढ़ाई और v बराबर कर दिया c। स्पीड बढ़ते बढ़ते c तक पहुंच गई। तो जैसे ही c करोगे तो अल्फा बराबर आएगा 0। कैसे आया? v की जगह आपने c रखा, v की जगह आपने क्या रखा? c अपॉन सी 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, 0 इंटू क्यू 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो अल्फा बराबर 0। तो अब आप देखो यहां से यदि आप ऑब्जर्व करो तो q अपॉन एम नॉट एक वैल्यू है और वहां से आप 0 की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो रहा है। सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिजिक्स में केमिस्ट्री का तड़का। ठीक है, बोलो गलती तो नहीं होगी। रिमेन्स अनचेंज गलत है। क्यों गलत है समझ में आया? स्पेसिफिक चार्ज Q बाई एम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए E बाई एम लिखेंगे, हम जानते हैं। अच्छा, यहां से एक सवाल आया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको कैलकुलेट करना है। मैं क्या लिख रहा हूं? क्यों लिख रहा हूं? अल्फा ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा ऑफ प्रोटॉन और अल्फा ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में बुक के अंदर में एक जगह पर, जिन्होंने पूरी एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है उन्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज को दिया गया है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चार्ज अपॉन मास का रेशो, अल्फा मतलब क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाई मास, इसका ये रेशो है और इसे आप ईमानदारी से खुद से कैलकुलेट करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे। सब लोग एक दूसरे से मिलाएंगे, शर्म नहीं करेंगे कि बाकी लोग लिख रहे हैं तो मैं क्यों लिखूं, ठीक है। तो सबने लिखना है ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कितना एक्टिव चल रहे हो और कितना आप लोग सो रहे हो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ अगले सवाल पे। सवाल देखो बड़ा ही प्यारा सा। In an electron gun, the control grid is given a negative potential relative to cathode in order to decrease electron, repel electrons on thus to control the number of electrons passing through it, to select electrons of same velocity and to converge them along the axis to decrease the kinetic energy of electron। क्या होता है भैया इलेक्ट्रॉन गन? अब देखो इलेक्ट्रॉन गन का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, ये आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली यदि आप पढ़ोगे तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर में इलेक्ट्रॉन गन दी गई है और वहां पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन गन के बारे में और कुछ नहीं दिया गया है। दिया है क्या? नहीं दिया गया है। बस वहां पे बोला गया है कि इसे लो सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और लो सप्लाई से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलें। कहां से? टंगस्टन के फिलामेंट से जिस पर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग हो रखी है। इतना ही दे रखा है, बस इससे ज्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में जाके एक सवाल दिया गया है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गन और कंट्रोल ग्रिड जो होता है उसके बीच में नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनों को रिपेल किया जा सके और वहां से इलेक्ट्रॉनों को एमिट करवाया जा सके। अब ये सोचना था, कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते थे,
डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन, रिपेल इलेक्ट्रॉन एंड दस टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए? बिल्कुल, तो यही ऑप्शन यहां पर सही है। यदि आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग किया होता तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही आता था। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। एक्सरेज प्रोड्यूस इन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट अ गिवन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज द वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे हैज वैल्यूज फ्रॉम। ये सवाल जो है यहां पर आया है, थोड़ा सा इसमें एक सवाल और है जो मैं यहां पे डाला हूं। अब ये सवाल एक्सरे से कोई मतलब नहीं है इस सवाल का, ये एक्चुअली जब मैं एक्सरे पढ़ाऊंगा न्यूक्लियाई के अंदर में, ये सवाल यहां पर एक दो सवाल डाले गए हैं जो कवर नहीं हुए हैं वहां पर, समझ लो। मैंने थ्योरी कवर कर ली थी, है ना, थ्योरी कवर्ड है ऑलरेडी, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या बोलते हैं, जब मैं न्यूक्लियर एक्सरे पढ़ा चुका था उसके बाद में एक दो सवाल मुझे ऐसे मिले जो आपको बताने थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन सवालों को यहीं कवर कर लिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब एक्सरे की पीपीटी बन रही हो, क्योंकि एक्सरे में क्या मेनली तो न्यूक्लियर ही पढ़ाया जाएगा, तो उसमें रह ना जाए, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं थोड़ा सा गैर जिम्मेदार यहां पे लग सकता हूं आपको कि सर एक्सरे का सवाल यहां क्यों डाला है, बिल्कुल समझ सकता हूं मैं आपकी भावनाओं को, लेकिन यहां डाला गया है ताकि ये सवाल छूट ना जाए, ये भी तो एक पॉइंट है। पता लगा जैसे क्या होता है ना, कई बार मैंने लिख के रख दिया कि इसको वहां डालना है, लेकिन फिर निकल जाता है, स्लिप ऑफ माइंड, तो दिमाग में था तो ताजा ताजा डाला हुआ है। तो क्या आएगा आंसर? तो ये होता है लैम्बडा मिनिमम से लेकर के इंफिनिटी तक, जहां पर लैम्बडा मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, फैक्चुअल है। एक्सरेज में ये बताया गया है थ्योरी में थोड़ा बहुत, लेकिन इस पे सवाल वहां पर नहीं है, ठीक है। एन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, जब एज मतलब जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है तो फोटो करंट क्या होता है? याद करो भैया, ये इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो क्या बोला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया है, बाकी आपको अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि इसमें आपको 99.99% नहीं, पूरा 100% श्योर होना है कि इंटेंसिटी बढ़ने पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटो करंट इंक्रीज होता है। इसमें आपको श्योर होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर नहीं है। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, आपको पार्टिकल नेचर कौन बतलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी सब में आपको वेव नेचर मिलता है, और वेव नेचर मिलता है, इसे आप वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। ये आपने वेव ऑप्टिक्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में पढ़ा है, और यहां पर यही सवाल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन फॉल्स ऑन द मेटल विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कंडीशन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हाईएस्ट होनी चाहिए, मतलब न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा यहां पर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो आपके पास में फोटो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होगी। मतलब एक्चुअली ये सवाल जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितना याद है इसके लिए है। तो क्या है? रेडियो को डाला माइक्रोवेव में तो क्या होगा? वो गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा मतलब इंफ्रारेड, और जब गर्म होगा तो वो विजिबल होगा, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा, विजिबल हो रहा है। तो यहां रेड है तो ये विबग्योर इधर चलता है, ठीक है, विजिबल हो गया, दिखने लग गया, तो यहां पे विजिबल का वी आ गया, मतलब यूवी, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। तो अब बताओ, गामा रेज है क्या ऑप्शन में? नहीं। एक्सरेज है क्या ऑप्शन में? नहीं। यूवी रेज है क्या? है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। एक्चुअली में ये सवाल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पहचानने का सवाल है, ड्यूअल नेचर में है, लेकिन कहां से रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से। गेटिंग?
कैसे रेडियो को डाला माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में किसी चीज को डालते तो वो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होना मतलब क्या है, हीट, और हीट मतलब क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में यहां रेड हो गया, रेड हो जाएगा मतलब वो दिखने लगेगा, मतलब विजिबल। तो विजिबल का देखो यहां रेड है यहां वी है, तो मैंने विबग्योर को इधर से इधर लिखना है, ये रेड का आर इधर मैचिंग में आ जाएगा विबग्योर का ये विजिबल वाला। तो चूंकि यहां वी आ रहा है तो यहां से आगे यूवी एक्स वाई जेड। क्लियर, ये याद रखने का इसका एक तरीका है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन मटेरियल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होती है, जिसे मैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकता हूं। अब यहां पूछा है प्रोपोर्शनैलिटी, तो भैया देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा ये बनता है, लेकिन अब यहां पर तो इसको एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो मैं h को ले लूं कॉमन, तो ये आएगा न्यू माइनस का न्यू नॉट बराबर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम तब लगा सकते हैं जब किसी कांस्टेंट को हटाएं, तो यहां एक कांस्टेंट h दिख रहा है, मतलब इस h को यदि मैं हटाऊं तो यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन दिखेगा, तो ये आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट के रिगार्डिंग, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू या न्यू नॉट नहीं आएगा, ध्यान रखें। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस न्यू माइनस न्यू नॉट ही यहां पर इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का वेवलेंथ के साथ में रिलेशन किसके लिए, पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2me। ठीक है, वेवलेंथ का रेशियो एनर्जी सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। क्लियर, ये क्लियर। अब सवाल में पहले प्रोटॉन है फिर अल्फा पार्टिकल है, तो आप लिखोगे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो अंडर द रूट ऑफ 4m अपॉन m, मतलब आंसर विल बी 2/1। तो 2/1 देखो ऑप्शन नंबर सी में यहां पर दिख रहा है, यही आपका आंसर आएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये यहां पर ए एटॉमिक मास नंबर 4 है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैं, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है, तो हम इसे 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं, और प्रोटॉन का मास तो अपना m है ही है। तो यहां से आंसर 2/1 आने वाला है फॉर द क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 22, अगेन ये सवाल इसीलिए दिया गया है ताकि आप इसे याद रख सके। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगेन मिसिंग है। व्हाइट एक्सरेज आर कॉल्ड व्हाइट ड्यू टू द फैक्ट, क्या फैक्ट है वो, एक्चुअली क्या होता है कि जो व्हाइट एक्सरेज जो यहां पर बोला गया है, अब ये पॉइंट आपको जनरली पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस एक्सरेज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कंटिन्यूअस एक्सरेज को दर्शाता है, जिसमें सारी वेवलेंथ यहां पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इसके कारण यहां जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दे हैव अ कंटिन्यूअस वेवलेंथ रेंज, इसलिए इन्हें व्हाइट एक्सरेज को व्हाइट बोला जाता है, उनका कलर सफेद नहीं होता है। नहीं तो पता लगा दे कैन बी कन्वर्टेड टू विजिबल लाइट यूजिंग कोटेड स्क्रीन्स एंड फोटोग्राफिक प्लेट्स, तो इसलिए कह दो, या फिर बोलो कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग नेचर सेम एज दैट ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, इसलिए व्हाइट नहीं बोलना है, व्हाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें कंटिन्यूअस वेवलेंथ की एक रेंज है,
इसलिए इनको व्हाइट बोला जाता है। ये याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचोगे तो सवाल में फिर से गलती करके आओगे। In case of the electrons and photons having the same wavelength, what is same for that? इलेक्ट्रॉन और फोटोनों में उनकी यदि वेवलेंथ सेम है तो क्या सेम होगा? अरे देखो, इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल और फोटोन है लाइट, मतलब रेडिएशन। ये मैटर है और ये रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कहां से आती है? लैम्डा बराबर h अपॉन p। और ये जो है फॉर्मूला पार्टिकल एज वेल एज मैटर दोनों के लिए चलता है, क्योंकि ड्वेल नेचर का जो सिद्धांत है डी ब्रॉगली सर का, वो यही तो आ रहा है। लैम्डा वेवलेंथ होती है जो कि वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। p इज द मोमेंटम जो कि पार्टिकल नेचर मैकेनिक्स से आ रहा है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कंबाइन करने का काम यही कर रहा है। तो अब आप इस फॉर्मूले के अंदर में देखोगे तो ये फॉर्मूला सबके लिए लगेगा, पार्टिकल एज वेल एज लाइट। बट जब आप लाइट की बात, एनर्जी के फॉर्मूले में परिवर्तन आता है तो यहां से आप देखोगे कि लैम्डा यदि सेम है, एच कांस्टेंट है, तो मोमेंटम सेम होगा। तो इसलिए यहां जो आपका आंसर आएगा वो मोमेंटम आएगा, ठीक है। यहां जो आंसर आएगा वो मोमेंटम आएगा। मोमेंटम विल बी सेम इफ वेवलेंथ इज सेम। एनर्जी सेम नहीं होती है, पहले ही मैं सवाल में दिखा चुका हूं किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो लैम्डा बराबर h अपॉन p से लैम्डा सेम है तो मोमेंटम सेम होगा, चाहे वो पार्टिकल है, चाहे वो लाइट है या फोटोन है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो एनर्जी आएगी एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। इन द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कैसे इंक्रीज करी जाती है? तो हम क्या करते हैं, याद है ना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहां से गुजरते हैं, तो यहां से एक्सेलरेट किया जाता है। मतलब यहां के यदि पोटेंशियल डिफरेंस को यदि मैं इंक्रीज कर दूं तो आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे। सो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना है। सो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड यहां पर और आना, बिटवीन द एनोड एंड और एक वर्ड होना चाहिए जो यहां पर मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको वहां पर लिखा हुआ मिला होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखो, इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, डिक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, ये तो आपके आंसर्स में नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं ना, कि आएंगे भैया। एनोड और फिलामेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम करोगे तो आपका कम होगा, जाहिर सी बात है, बढ़ाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में यहां पर आप करंट से रिलेटेड चर्चा नहीं करते हो, यहां आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो। किसके किसके बीच में? एनोड और फिलामेंट के बीच में। तो यहां पर एनोड एंड फिलामेंट ये वर्ड रहेगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर करंट बढ़ा के भी तो कर सकते हैं, वो सब चीजें नहीं करनी है हमको। जो चीज स्पेसिफिक है, जिसके लिए है, वो उसी के लिए है, ठीक है। भले ही करंट और ये रिलेटेड है, लेकिन यदि आपको स्पीड बढ़ानी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज का, वो होता है Q इंटू V। तो आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल थे। अभी और थोड़े से सवाल मैं यहां पर कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 26। इन अ photoelectric experiment the stopping potential for the incident of light of wavelength 4000 angstrom is 2 volt. If the wavelength be changed to 3000 angstrom, the stopping potential will be। ये सवाल है। तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, यस और नो। अब देखो क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि जो भी मेटल है उसका वर्क फंक्शन है फाई। क्या मान लेता हूं? वर्क फंक्शन क्या है? फाई है।
तो इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। ये बात तय है, बिल्कुल सही बात है। अब सोचो क्या होने वाला है कि मैं मान लेता हूं कि यदि मैं यहां पर देखूं वर्क फंक्शन, पहले वेवलेंथ 4000 है, फिर वेवलेंथ क्या हो रही है 3000 हो रही है। तो यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट रख दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मेट में, इंसिडेंट एनर्जी को hc अपॉन लैम्बडा रख दूं माइनस hc अपॉन लैम्बडा नॉट, इसको मान लूं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर यदि हम देखें कि थोड़ी देर के लिए वर्क फंक्शन वाले इस पैरामीटर को हटा दो, इससे क्या हो जाएगा, इससे आप देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आ रहा है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस देखो यहां दिया है 2 वोल्ट, 0, लेस देन 2 वोल्ट और मोर देन 2 वोल्ट, मतलब कोई नंबर नहीं दिया है, एग्जैक्टली यही निकालना है करके। अब यहां यदि आप देखोगे तो 4000 पे आपकी 2 वोल्ट है, तो 3000 पे कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ को डिक्रीज किया गया है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब यहां से आप यदि ऑप्शंस निकालोगे तो मोर देन 2 वोल्ट आएगा। अब यहां पर यदि आप सवाल में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कुछ मानना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि जब वेवलेंथ से रिलेटेड सवाल होता है, सवाल में समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो या फिर लैम्बडा लेस देन लैम्बडा नॉट हो। यस, मानो कि यदि मैं इसके लिए मान लूं कि लैम्बडा नॉट है आपका 5000, ठीक है, 5000 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वर्क फंक्शन आपके पास में आएगा hc अपॉन 5000, एंगस्ट्रॉम में है लेकिन डेटा नॉर्मल मान के चलो। तो इस केस में पहले जो EVS यदि आप निकालोगे EV नॉट, तो ये आएगा कितना, hc अपॉन 4000 माइनस hc अपॉन 5000। सो यहां से आप इसको निकालोगे, अगली बार देखोगे EV बराबर hc अपॉन 3000 और माइनस hc अपॉन 5000। तो अभी आप आंसर यदि निकालोगे तो आप पाओगे कि 2 से बड़ा आंसर आएगा। सो इसलिए हम यहां पर डायरेक्टली कह रहे हैं कि मोर देन 2 वोल्ट यहां पर आंसर आने वाला है। आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, उससे करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमें एग्जाम में जल्दी करना है। तो ध्यान रखें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर वेवलेंथ बढ़ जाती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता था कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ना हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। यस, चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ दियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां पर सवाल किसका है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, किससे रिलेटेड है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आएगा h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m³ इनटू v बराबर। चलो सो अब हम लोग यहां पर देखते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ मास इनटू चार्ज, यस और नो। तो इस बेसिस पर यदि मैं देखता हूं तो मुझे कंपेयर करना है किसको, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, तो लैम्बडा प्रोटॉन अपॉन लैम्बडा अल्फा पार्टिकल आएगा अंडर द रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलो यहां पर सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना कंसीडर किया जाता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, तो मैं इसे 4m लिख देता हूं और मास ऑफ प्रोटॉन को m लिख लेता हूं। चार्ज अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम 2He4+2, तो चार्ज है +2 का मतलब इसे 2e मान लो और इसे क्या मान लो, e मान लो। क्लियर। चलो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो m से m कैंसल, e से e कैंसल, तो ये आएगा √8, मतलब आप इसे लिख सकते हो 2√2। सो योर आंसर विल बी 2√2⁻1 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ये यहां पर इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, इट्स वेलोसिटी। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अब आप देखते हैं कि एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जब वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो किस प्रकार से रिलेशन लगाएंगे, Q इंटू वी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो। अब यहां पर ये जो बड़ा वाला v है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये छोटा वाला जो v है वो स्पीड के लिए है। तो चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 का, बराबर हाफ इंटू मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, आप लिखोगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और स्पीड आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो अब इस सवाल में जरा डेटा एडजस्ट करते हैं। तो -19 को काटोगे यहां पर -31 से, तो कितना बचेगा बेटा, देखो और बोलो कितना बचेगा। यहां बचने वाला है 19 और 10 29, माइनस का 12 बचेगा। -12 जब इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, यस और नो। सो वी स्क्वायर बराबर आएगा 1.6 इंटू, ये 3 जीरो यहां चल रही है, इंटू 10 टू द पावर 12 यहां चल रहा है, अपॉन इंटू ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आएगा 9.1। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो यहां पर पावर तो लगभग सेम है, पावर 7 है, इसका मतलब इन 2 जीरो को हटा के और इसका रूट ले लेंगे तो ये पावर 7 का काम कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब जो बचा है उसको एडजस्ट करना है। तो यहां देखो 1.6 है, 16 दूना 32, ये कैसे हो गया भाई, 1.6 इंटू 10 16, 16 इंटू 2 32, 32 बटे 9.1, 32 डिवाइडेड बाई 9.1। तो देखो कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, मतलब 4 से थोड़ा सा कम। तो क्या मैं इसे लगभग 3.6 मान लूं क्या, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसका आपको क्या लेना है, रूट। तो 4 का रूट 2 है, 4 का रूट 2 है, मतलब 2 से छोटा डेटा होना चाहिए, और 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब आपको मिल रहा है 1.89। कितना मिल रहा है, 1.89 इंटू 10 टू द पावर 7। ध्यान रखना ये सवाल इसीलिए होते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भैया कौन सा क्लोजेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है। 99.99% यही इस प्रकार की वैरायटी बनाते हैं जहां पर ऑप्शन थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, ताकि आप उन्हें इजीली क्या कर सको, सेग्रीगेट कर सको और उन्हें दूर कर सको अपने ऑप्शन में से, और एक करेक्ट आंसर को आप यहां पर सेलेक्ट कर सको। आगे बढ़ जाइए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर है 29। ये कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज दिस, देन द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है और एंगस्ट्रॉम में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्या करूं बताओ। तो हम जानते हैं कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12375 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम बराबर आ जाएगी 12375 डिवाइडेड बाय 4.125। सो यहां पर आप डिवाइड करोगे, सो आंसर कितना आएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आप इसे 12400 भी लग के कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली क्लोज आंसर ही यहां पर आपको मिलने वाला है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अब ये उल्टा सवाल है, पहला सवाल में क्या था, एनर्जी दे रखी थी, वेवलेंथ पूछी थी, इस बार वेवलेंथ दे रखी है और एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी बराबर आएगा 12375 डिवाइडेड बाई 5000। सो एनर्जी आएगी कितनी बेटा, यहां पर देखो 3 जीरो के लिए तो पॉइंट लगा लो, 5 से काटोगे 2 पॉइंट, 5 दूना 10, कितना बच रहा है यहां पर, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, 5 चौका 20। क्लियर, 5 चौका 20, 3 7, 5 7 35 और 5 3 15। ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑप्शन जूल में दिए गए हैं,
तो आप क्या करेंगे बताओ, यहां पर आप करोगे 2.473 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और ये आएगा जूल में। ये जल्दी करने का एक तरीका है। अब या तो 16 की टेबल आती हो आपको तो 16 32 16 3 48 8 हासिल लगेगी 4 और 16 सत्ते 16 दूना 32 16 चौक 64 128 128 में से गए 16 112 और 4 116 6 हासिल लगेगी 11 16 चौक 64 और 10 74 और 1 75 5 हासिल लगी 7 16 दूना 32 और 7 39 पॉइंट लगेगा 4 के बाद में तो 3.9568 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो 3.973 वाला ऑप्शन आपको क्लोज मिल रहा है भाई। 3.973 हमारा 3.956 आया है तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा उसी को हम लोग यहां पर टिक करेंगे। मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने 12400 से सॉल्व किया हो तो 12400 से सॉल्व करके देख लो, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप 12400 से पूरा सॉल्व करके देखो। बस सिंपल इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा कि एकदम पॉइंट के बाद में भी फर्क देगा, वो पहले ही 2 डिजिट में फर्क देके आपको डिफरेंशिएट करने को बोल देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। यहां है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी दे रखी है, वर्क फंक्शन दे रखा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। बताओ कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देखो ये फॉर्मूले आपको सारे बताए गए हैं, उन्हीं को उसी फॉर्मेट में याद रखना है। तो यहां से आप देखोगे इंसिडेंट एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां आंसर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। अब यहां आपको एक बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट पता होना चाहिए, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है उसके सामने लिखा हुआ जो नंबर है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करता है। तो यहां पर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आगे नंबर लिखा हुआ है 2, मतलब 2 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसे रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो भैया इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया होगा, बराबर। एक्सेलरेट करने पर एक इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर जो एनर्जी आती है उतनी एनर्जी अभी इस समय इलेक्ट्रॉन की है, तो रोकने के लिए भी 2 वोल्ट ही लगाना पड़ेगा। सो योर आंसर विल बी 2 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ रेस्ट मास m0 इज √3/2 टाइम्स c, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द मास ऑफ दिस बॉडी। तो ये आपका अगेन ये वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया है 1 - v² अपॉन c² वाला। चलो सो यहां पर आप जरा देखो कितना आएगा, m0 अपनी जगह आएगा अपॉन √1 इसका स्क्वायर करोगे तो यह आएगा 3/4c²। तो आपने लिखना है 3/4c² अपॉन में c²। सो आपके पास में आएगा m0 अपॉन √1 - 1/4, सॉरी 3/4। तो आपको मिलेगा m0 अपॉन √1/4। क्लियर। तो 1/4 का रूट 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। सो योर आंसर विल बी 2m0 और 2m0 यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एक सवाल और बन सकता है, वो है क्या सवाल है बेटा, यहां एक और सवाल बनाया जा सकता है परसेंटेज इंक्रीज इन मास। इस पर भी सवाल क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा m फाइनल माइनस m इनिशियल अपॉन m इनिशियल इंटू 100, मतलब 2m0 माइनस m0 अपॉन m0 इंटू 100। सो यहां आंसर आएगा 100%। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सवाल में ही है बट परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 33 है।
ये क्या बतला रहा है जरा देखिए और बताइए। ये पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज गड़बड़ी होने से कोई नहीं रोक सकता। स्पीड ऑफ लाइट आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि जब आप इसे करोगे तो 16/3 इंटू 10 टू द पावर 8 ऊपर चला जाएगा, 19 और 8 कितना आएगा 27, 19 और 8 27। सो योर आंसर विल बी 5.33 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में यहां पर गिवन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ थोड़ा सा। द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन इज 2300। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम इज। सवाल को फिर से पढ़ो और समझो क्या गिवन है और क्या पूछा है। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई है कितनी 2300, और आपसे जो लाइट आपने गिराई है उसकी वेवलेंथ दे रखी है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी एनर्जी पूछी है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आने वाला है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। यहां पर आप देखेंगे इंसिडेंट एनर्जी को Sc अपॉन लैम्बडा माइनस Hc अपॉन लैम्बडा नॉट रख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व करने के बजाय आप लिखिए इंसिडेंट एनर्जी आएगी 12375 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ है भैया 1800 है। तो यहां पर जब इंसिडेंट एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो को हटा के पॉइंट लगा लो, 18 की टेबल ले लो, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 18 एकम 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 18 छिकी 118, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे आ जाओ, वर्क फंक्शन निकाल लो। वर्क फंक्शन आएगा 12375 डिवाइडेड बाई 2300 एंगस्ट्रॉम से 2 जीरो को हटा के पॉइंट लगाओ तो 5 बराबर आएगा। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है, ठीक है। 23 का टेबल ले लो तो देखो 23 पंजे 23 फाइजा कितना आएगा, 23 फाइजा कितना आएगा भाई, 20 पंजे 100, 20 और 25 पंजे 125 होता है, तो 23 पंजे कितना आएगा, 10 कम कर लो 115, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखोगे तो 6 पॉइंट समथिंग माइनस 5 पॉइंट समथिंग, सो योर आंसर इज 1 पॉइंट समथिंग, यस और नो। यही होगा कि 0 पॉइंट, देखो अब 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों गलत हो गए, 0.15 या 1.5, तो आप चाहें तो एक डिजिट और निकाल लीजिए। भाई आपको लग रहा हो सर ये भी तो हो सकता था ना, तो कर लो, एक डिजिट और निकालो। तो आपने 18 छिकी कितना निकाला था 118, कितने बच गए थे भाई 5 बच रहे हैं 57, तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 6.3 ये हो गया। इसको काटो जरा, कितना आएगा बेटा यहां पर 23 पंजे 115, ये बच रहा था 10, 10 नहीं 23 पंजे 115 8, 87, तो 23 दिया 5.3, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास में आंसर आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पूरा मिल रहा है, तो मुझे तो गिवन ऑप्शंस में से ही सेलेक्ट करना है। मुझे क्या करना है, गिवन ऑप्शंस में से ही सेलेक्ट करना है। तो अब मुझे बताओ कौन सा आंसर मैं यहां पर लगाऊं, कौन सा ऑप्शंस मैं यहां पर लगाऊं, क्योंकि जो गिवन डेटा है उसको तो हम नकार यहां पर नहीं सकते हैं, कि नकार सकते हैं भाई, क्लियर है ना। 12375 है ये, यहां पर भी उतना ही है, यहां 1800 है वहां 23 है, तो 18 से 6 बार किया, 18 छिकी 118, भाई नहीं आ रहा, लो कर लो, सॉरी 108, अच्छा मैंने 118 बोला था क्या, ओके 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 ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं।
108 मतलब यहां कितना बचेगा बेटा, 108 मतलब ये तो 15 बचेगा, तो 157 हो रहा है। ओके, तो ये 6.9 आएगा फिर तो 6.9, 5.3 तो 1.6। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। खत्म। लो भाई, संतुष्टि हो गई। 18 पंजे 90, 18 छिकी 108, 18 सत्ते। टेबल ही मत पूछो बस, क्योंकि टेबल पूछोगे तो फिर तो हमें दिक्कत हो जाएगी। 18 सत्ते कितना, 126, इससे बढ़ा जाएगा तो 106 बार ही डिवाइड किया गया है। बच कितना रहा है, 108 के बाद में 23 में से 8 गए 15, तो 157। भाई 18 का लगभग 8 बार मान लो, 9 बार मान लो, मैं तो अप्रोक्सीमेट लिख के खत्म किया है। आंसर विल बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल देखो क्या सवाल दिया गया है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू एज शोन इन द फिगर। ये यहां पर आपके पास में ग्राफ है, ऐसा ग्राफ लेक्चर में देखा हुआ ग्राफ है क्या आपका? सवाल में क्या पूछा गया है? द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू, तो याद करो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आप लिखोगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यस और नो। अब यहां पर क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी के साथ में फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो आप यहां लगाओगे y बराबर mx प्लस का c, तो ये वाले डेटा में स्लोप कौन आएगा? h, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट। यदि y इंटरसेप्ट पूछता नेगेटिव में तो वर्क फंक्शन आता। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ को अच्छे से यहां पर एनालिसिस करते आना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाओ, क्या कह रहा है देखो फटाफट से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स। देखो सारे सवाल उसी मेथड पे चलने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही तो फॉर्मूला ले देंगे, दो ही तरह के फॉर्मूला बन रहे हैं। पूरे चैप्टर को यदि आप एनालिसिस करते हो तो भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इसकी वैरायटी चलेगी। और दूसरा चलता है लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, फिर इसको लिख दो लैम्बडा बराबर एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2me, या इसको लिख दो एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m3v। ये वैरायटी इसकी चलती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, हाफ mv काइनेटिक एनर्जी को एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को चलाते हो हाफ mv स्क्वायर या फिर ev नॉट। ये इतना ही फॉर्मूले का पूरा खेल है। इसके अलावा इस चैप्टर में है क्या? कुछ भी नहीं। अब यहां देखो क्या दिया गया है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी और सरफेस का वर्क फंक्शन दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी जूल में पूछी गई है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी आएगी 6.2 माइनस का 4.2, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे जूल में लिखेंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। तो बताओ कौन सा आंसर है? तो यहां पर 3.2 नहीं लिख के दिए तो क्या हुआ, हम 3 से कर लेंगे भाई। अरे क्लियर है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वाला क्लोजेस्ट ऑप्शन है, उसी को हम लोग यहां पर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, यस और नो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। लाइट हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, मतलब इसे मैं 3000 एंगस्ट्रॉम मान लूं। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना, एक जीरो बढ़ा दो बस सीधा सीधा। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है। सवाल वही है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। क्लियर? काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा मतलब इसे तो EV नॉट वाले फॉर्मेट में लिख दो। इंसिडेंट एनर्जी के लिए वेवलेंथ दे रखी है, मतलब 12375 डिवाइडेड बाई 3000 कर लो। अब माइनस का वर्क फंक्शन सीधा सीधा 2.54 दे रखा है। देखो इस सवाल को जब मैं करूंगा 3 जीरो के लिए, यहां पॉइंट आएगा, ये आएगा 4.1 और 2 और 4 माइनस 2.54, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और आंसर निकालो। तो 4.124 माइनस 2.54,
सब्ट्रैक्शन करते समय याद रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर जमाएं। यस, तो ये आ रहा है 1.584 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ रही है? ये आ रही है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हमने क्या बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल के सवाल में, जो काइनेटिक एनर्जी जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे उसके सामने लिखा हुआ नंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करेगा। तो 1.584 मतलब क्लोजेस्ट ऑप्शन है 1.59 वोल्ट। ये हमेशा इस चैप्टर में रहने वाला है, जब भी इस चैप्टर का सवाल आपको देखने को मिलेगा उस समय। ठीक है, आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 38 और क्या बोल रहा है इसको आपको देखना है। A and B are two metals with threshold frequency। देखो एक बात समझिए, ये कंपैरिजन का सवाल है। नॉर्मल सवाल तो आपने देख लिए सारे, ये थोड़ा सा अलग हटके वैरायटी है। क्या बोल रहा है? A and B are two metals with threshold frequency। इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। Two identical protons of energy this each are incident of them, then photoelectrons are emitted in। इसमें एक डेटा गायब है। देखो इसकी तो दे रखी है ए एंड बी आर टू मेटल्स विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी पहले हम लोग निकालते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आएगा एच न्यू नॉट, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14। चलो सॉल्व करते हैं। तो वर्क फंक्शन आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? देखो इसको करेंगे 18 से, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 18 छिकी 108 हासिल 10, फिर से 108 और 10 118, तो 11.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20। ये है आपके पास में वर्क फंक्शन। ठीक है, अब इसको यदि मैं चाहूं तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 11.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। चलो जरा यहां देखते हैं कितना आएगा। देखो इसको काटोगे तो ये -1 बचेगा, और इसको यदि मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट एडजस्ट करूं तो कितना हो जाएगा बताओ? देखो इसको 10 टू द पावर माइनस 20 माइनस 19 काटेगा तो -1 बचेगा, तो फाई बराबर आएगा 1.188 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा 0 पॉइंट लगा लेता हूं। डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छिकी 96 है ना, 16 सत्ते 112, तो 0.7 आ रहा है यहां पर वर्क फंक्शन। यस और नो? 0.7। फिर आगे और निकालना पड़ेगा। 6 8 68 बच रहे हैं, 16 32 16 16 64, 4 0 16 दूना 32, 8 0 16 पंजे 80, 0.7425 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन इन दिस केस। अब यहां पर दो आइडेंटिकल फोटोन की बात चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डेटा यहां पर मिसिंग जरूर मेरे को लग रहा है। उसको जरा हम लोग यहां पर देखो क्या मिसिंग है यहां पर। ए की ये है ए के लिए, है ना, बी का और बाकी है। सवाल में मैं बता देता हूं। हाँ, न्यू ऑफ बी दे रखा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये दे रखा है बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो ये ए का वर्क फंक्शन है और ये इंसिडेंट एनर्जी है। सवाल में ये पूछा गया है कि किसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इंसिडेंट एनर्जी तो सेम हो गई फोटोन की, लेकिन जो मेटल है उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। ये ए की है, बी की यहां पे दिख नहीं रही है, वो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। वो है यहां पर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो भैया इसका वर्क फंक्शन यदि मैं निकालूंगा तो देखो ये आएगा कितना, एच न्यू मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 2.2 इंटू 10 टू द पावर 14
अपॉन ये भी कर दो, 4 से डिवाइड भी कर दो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। चलो बेटा 5b बराबर निकालो फटाफट से, कितना आएगा? तो देखो 14 से पहले इसको काटेंगे तो ये आएगा माइनस का 20, और इसको काटोगे तो ये माइनस का 1, तो यहां पर बचेगा 6.6 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई 1.6 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1। ठीक है, चलो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 छिक्की, या फिर ऐसे करो 6 दूना 12, 66 गुणा 22, सीधा कर लो भाई, 2 छिक्की 12, 2 1, 2 छिक्की 12 और 1 13, 132 को मैंने 2 बार लिख दिया, 2 5 4 1, तो 14.52। सो यहां पर मेरे पास में 5b बराबर आएगा 14 की जगह 1.452। ये कहां से कर दिया? रुक जाओ एक बार और देख लो, दोनों का मल्टीप्लाई किया है 14.52 आएगा। देखो एक और एक 2 पॉइंट है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 1.6 है। इसको एडजस्ट करेंगे, यह आएगा 1.452 डिवाइडेड बाई 1.6। डिवाइड करने पर आपको जो आंसर मिलेगा 0 पॉइंट से चालू होगा, ये 145 हो रहा है। तो बताओ 16 नंबर 144, तो 0.9, 1 बच गया, 12 बच गया, डिवाइड नहीं होगा 0, 1 0 आएगी, 16 छिक्की 96, 16 7 112, तो 0.907 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन है बी का। अब सवाल के अंदर में देखो क्या हो रहा है, इंसिडेंट एनर्जी दे रखी है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन ऑफ ए आया है हमारा, कितना आया बेटा? 0.7425 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही वर्क फंक्शन बी का आया है 0.907 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल में पूछा गया है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो जाहिर सी बात है आप यदि इसमें से देखोगे तो ये वाले को कंपेयर करोगे तो ये डेटा बड़ा है, इसका वर्क फंक्शन बड़ा है, इसका वर्क फंक्शन छोटा है। वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉल। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, इन दोनों में से यदि मैं देखूं तो 0.825 माइनस 0.7425 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर आंसर कैसा आएगा? 2 6 और 2 8, 0.0। तो ये आंसर मिल रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी आएगी। जबकि आप यहां सब्ट्रैक्ट करोगे 0.825 माइनस 0.907, तो बेटा ये डेटा तो नेगेटिव आएगा ना, कि नहीं आएगा? ये माइनस का 9, ये वाला डेटा बड़ा हो गया, तो वर्क फंक्शन बड़ा है, मतलब इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट्स नहीं होंगे। सो आंसर आएगा ए अलोन। यहां पर सवाल में बस एक ही चीज थी कि बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, ये ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू ऑफ ए, और बी कितना है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 14। आपको बताना है कि किसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और किसमें से नहीं होंगे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है दोनों में से ना हो, कई बार ऐसा हो सकता है दोनों में से हो जाए। वो डेटा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशंस में उलझाने के लिए दिया गया और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एक काम और आप कर सकते हैं, सवाल को जल्दी करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लो जूल में, फिर आपका यहीं से आंसर मैच करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सलाह ये दूंगा कि आप इसमें लेकर आओ, क्योंकि यहां पर पावर माइनस में होंगी तो आप शायद कंफ्यूज कर जाओ। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना कंपेरेबली आसान रहता है और गलती की संभावना कम रहती है। हालांकि गलती करने वाले कहीं पर भी गलती कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो आगे आ जाओ। सवाल देखो क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है प्रोटॉन की जिसका मास दिया गया है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। कैसे निकालेंगे? लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m क्यूबी। यस और नो? बताओ भैया आंसर कितना आएगा? फटाफट से सॉल्व करेंगे। और क्या है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 2। मास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 1000। भाई 1 किलो वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1000। सो सॉल्व करने पर बताओ कितना आएगा यहां पर। लेकिन
इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 0.286 अपॉन अंडर द रूट ऑफ वोल्ट्स। आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में, तो आप लिखोगे 0.286 डिवाइडेड बाई 1 किलो वोल्ट है, मतलब ये आएगा 1000। क्लियर? चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर ये एंगस्ट्रॉम में आंसर है। इस 10 का जब रूट लेंगे तो क्या होगा बताओ? 10 का रूट लेने पर क्या होगा? अरे क्या होगा? 10 आएगा बाहर। एक काम करो, हम एक काम और करते हैं। यहां पर देखो क्या काम करवा रहा हूं, इंटू √10 और नीचे भी इंटू √10 कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगी और यहां पे √10 बचेगा, तो लैम्बडा पी बराबर जो आएगा वो आएगा 0.286। √10 को लगभग 3 मान लो, 3.1 बनेगा, 3 मानो अभी तो आप। क्यों? ऑप्शन दूर दूर दिख रहे बिल्कुल। अपॉन यहां आएगा 100 और यहां आएगा 10 टू द पावर -10। ये क्लियर हुआ? अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे सेट किया, इसका फायदा मिल गया मुझे। देखो कैसे, इन 2 जीरो को मैंने यहां डाल दिया और 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। टिचिंग 18 8 1 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8। ये आ गया 0.858 इंटू 10 टू द पावर -12 और ये आंसर आ रहा है एंगस्ट्रॉम में। अब आप देखो, सॉरी मीटर में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम से तो मीटर में कन्वर्ट किया है। तो मुझे देखो कुछ ऑप्शंस एंगस्ट्रॉम में है। एक ऑप्शन मेरा एंगस्ट्रॉम में था, एक ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में था, एक मीटर में था और एक नैनोमीटर में था। तो पहले मीटर में पहुंचना और फिर वहां से पहुंचना ज्यादा आसान था। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहा हूं। यहां पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन करी है, √10 से मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि 4 जीरो बन रही है भैया, उसका रूट लेना आसान है और √10 का सीधा ऊपर मल्टीप्लाई करना आसान है, जबकि 10 से डिवाइड करता तो वो ज्यादा कठिन काम हो सकता था। तो ये तरीका ध्यान रखें। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, लेकिन ये उनको जल्दी आएगा जिनको ये याद होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? 12.27 और अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101। ये याद होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे आ जाओ, सवाल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 40। क्या कह रहा है यहां पर? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्सॉर्बिंग 40% of the light and reflecting the rest. If the incident beam carries 6 watt of power, the force experienced by it on the surface is. बताओ अब क्या करें? सवाल में पूछा गया है फोर्स के बारे में और इसमें भी यहां पर क्या हो रहा है सवाल में, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है। सवाल में समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। तो यहां पर हम देखो, यदि मैं बात करूं फोर्स एक्सर्टेड का, तो ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटके है। ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि फोर्स बराबर, यहां आप लगाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब सवाल में ये पावर से दिया गया, मतलब यूनिट टाइम में ही काम हो रहा है। तो एक बात बताओ, यदि जो लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है उसका यदि मैं मोमेंटम लिखा हूं तो क्या E/c से नहीं निकाल सकता? सीधा सीधा आ जाएगा। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्सॉर्बिंग 40% ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 6 वैट ऑफ पावर। 6 वैट ऑफ पावर मतलब 6 जूल पर सेकेंड है। सो यहां आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इंसिडेंट मोमेंटम। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 60% जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, 40% क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और 60% क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम जो फोर्स कंसीडर करेंगे वो रिफ्लेक्ट के कारण कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो आएगा 60%, है कि नहीं? 60% ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि रिफ्लेक्ट 60% ही हो रही है। क्लियर? सो यहां पर आपके पास में जो आएगा 60/100 इंटू इसका डेटा कितना है 6/3 इंटू 10 टू द पावर 8।
तो यहां से यदि आप देखोगे तो यह आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक बात देखिए क्या हो रहा है कि भैया देखो ये आपके पास में कोई सरफेस है, तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, अब आप देखना सवाल में समझना, जो फॉर्मूले लिखे गए थे फोर्स वगैरह के या मोमेंटम के, तो उसमें क्या होता था, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, और उसमें काम चलाते थे कि नहीं चलाते थे। मतलब रिफ्लेक्टिंग वाले में आप क्या लिखते थे, रिफ्लेक्टिंग वाले में मोमेंटम लिखना होता था तो 2p/c डायरेक्टली लिखते थे, बराबर, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में। और एब्जॉर्बिंग में क्या लिखते थे, सिर्फ और सिर्फ p/c लिखते थे। तो अब हमने क्या किया है, इसको ऐसे तोड़ दिया है कि भैया देखो ये आई, ये यहां से इतनी आई और इसमें से 40% हो गई एब्जॉर्ब और 60% यहां पर हो गई रिफ्लेक्ट, यस और नो। लेकिन एक्चुअली में देखो ये जो रिफ्लेक्शन वगैरह में जब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग में, तो क्या हो रहा है कि एब्जॉर्बिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है और रिफ्लेक्टिंग में एक इधर आई और फिर वापस चली गई। तो इसके कारण यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल कर लो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, लेकिन एक डायरेक्शन नेगेटिव होने के कारण वो 2 आता है, जिस पर हम कभी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इतना लेवल का सवाल कभी बनता नहीं है। लेकिन अब आप सोचो कि आप इस सवाल में ऐसे ही तो कर रहे होते कि भैया दोनों का देख लो, तो 40% ऑफ ये वाला 40% p/c प्लस 60% 2p/c, यस और नो। तो अब आप देखोगे यहां से तो 40 p/c को ले लो कॉमन, तो ये कितना आएगा 40/100 प्लस 6 दूना 60 गुणा 2/100, मतलब आपके पास में आएगा p/c इंटू 100 को नीचे ले लो, 60 दूना 6 दूना 12, 12 और 4 16, तो ये आएगा कितना 160/100, मतलब 1.6 इंटू p/c, मतलब 1.6 इंटू 6 वैट थी अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, ये तो यहां से निकाला। यहां से हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट और इसको अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट है वो पूरी कंसीडर हो गई और रिफ्लेक्ट इतनी आ रही है तो ये यहां हो गई। तो जब आप लिखोगे फोर्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख रहे हो ΔP/ΔT, तो ΔT ऑटोमेटिक कंसीडर है, यहां पर ध्यान रखना क्योंकि ये पावर में दे रखा है। तो आपके पास में क्या आएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन ΔT, तो फाइनल है यहां पर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 माइनस इंसिडेंट वाली नेगेटिव, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्शन इधर है। भाई ऐसे भी तो मान लूं कि भैया एक इधर से आई इधर, तो इंसिडेंट वाली नेगेटिव और रिफ्लेक्ट वाली पॉजिटिव, क्या दिक्कत है, तो -2 इंटू 10 टू द पावर -8, मतलब आंसर आएगा वही 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगे। एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्बिंग में p/c और रिफ्लेक्टिंग में 2p/c, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं 40% p/c, 60% रिफ्लेक्ट वाली तो 2p/c। क्लियर, यस और नो, श्योर है ना। तो किसी भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा सा लीक से हटके सवाल था ये, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई गलती यहां पर कोई करेगा कि आंसर ना निकाल पाओ। बस एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कर लेनी चाहिए, लास्ट में एकदम हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये 2 इंटू 10 पावर -8 आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। और ये वाला 40/100 p पावर 6 है ना, पावर 6 ही है ना, आने पर लगा 60 हो यहां पे और हम 6 लेके सवाल को सॉल्व करते चले जाएं। 40/100, 6 दूना 12, 120 और 4, 6 दूना 12, 120 और 40, 160, 160/100, 2 जीरो से 1.6 इंटू p/c, 1.6c, 6, 3 इंटू 10 पावर 8, तो यहां पे 2 दूना 3.2 और ये 10 टू पावर -8 सही है।
ठीक है, चलो तो थोड़ा सा हटके सवाल हो गया, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यही फॉर्मूले वगैरह बताए हुए कहां पर, पार्टिकल नेचर पे जब बात कर रहे थे, फोटोन पर जहां पर चर्चा करिए वहीं पर हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर समाप्त होता है। यस और नो? चलो थोड़े से सवाल और हैं यहां पर। यस, radiations of two photons energy twice and 10 times the work function of metal surface successively. The ratio of maximum velocities of photoelectrons emitted in two cases. सवाल की लैंग्वेज इतनी भयानक है कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक रेडिएशन ऐसा है, दो फोटोन है, दो में से एक ऐसा है जिसकी जो एनर्जी है वो ट्वाइस द वर्क फंक्शन है, ठीक है, और दूसरे की 10 गुना है। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटीज का क्या लेना है, रेशो लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन होता है, और इसको जब आप लिखोगे तो ये आएगा हाफ mv स्क्वायर बराबर ई इंसिडेंट माइनस का वर्क फंक्शन। तो v बराबर आएगा 2 और ये आएगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन अपॉन मास और पूरे का रूट। ये आपके पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, कंपेयर। तो भैया देखो v1 अपॉन v2 बराबर अंडर द रूट ऑफ, कांस्टेंट चीजों को हटा दो। अब यहां देखोगे तो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो पहले में आएगा कितना 2e माइनस ई अपॉन अगली बार कितना है 10 गुना, मतलब 10e माइनस ई। तो भैया v1 अपॉन v2 यदि आप देखोगे तो यहां से बचेगा e अपॉन 9e, मतलब 1/3, और 1/3 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखो ऐसा कुछ सवाल है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी यही है v, फॉर्मूला अंडर रूट 2 इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन मास। कांस्टेंट चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो डिवाइड में वैसे भी कटने वाले हैं। अब बचा क्या, EI माइनस फाइव। इसमें बोला है एक की एनर्जी कितनी है 2 गुना, तो मैंने 2e लिख दी इंसिडेंट एनर्जी, माइनस वर्क फंक्शन को E मान लिया। अगली बार कितना है 10 गुना है, तो 10e लिख दिया, माइनस E कर दिया, सवाल सॉल्व। बट लैंग्वेज बड़ी भयानक लैंग्वेज होती है, बस बाकी कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल पे देखो, क्वेश्चन नंबर जो भी है क्या कह रहा है 42 में, अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे, व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय फोटो कैथोड आर रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। बताओ सवाल कहां जा रहा है, याद आ रहा है कुछ डिस्टेंस वाले सवाल को मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इंटेंसिटी में, क्या बताया था, इंटेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस और नो? और जब एरिया लिखते हैं तो 4πr² की बात करते हैं, और इंटेंसिटी जो होती है इसमें क्या होता है NHC अपॉन लैम्बडा AT। इस प्रकार से इस इंटेंसिटी को यहां पर मेजर किया जाता है, बराबर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब आपने एक लाइट सोर्स को 1 मीटर दूरी पर रखा है, फिर अगली बार 2 मीटर पर रखा है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भैया, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भैया पहले आई है, अगली बार आई डैश मान लेते हैं, तो पहले 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, तो आई डैश बराबर कितना बचेगा I/4। ये तो बच गई, यस और नो? ये बची हुई है, और इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो नई आएगी उसमें कितने कमी हो जाएगी 1/4। अब सवाल देखते हैं क्या लिखा है। सवाल बोल रहा है फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय दिस व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड दिस अवे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय फोटो कैथोड आर रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। तो रिड्यूसिंग की बात कर रहा है, तो भैया ये नए इतने होंगे I/4। अब सवाल में एक्चुअली तो उसने पूछा रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, तो कितने फैक्टर से रिड्यूस होंगे, तो भैया फैक्टर मतलब I डैश माइनस I अपॉन I, तो आपके पास में तो I/4 माइनस I अपॉन I, तो ये आना चाहिए 3/4 टाइम्स I, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। मतलब
वो रिड्यूस्ड बाई की जगह सवाल में उसने 2 पूछा है, रिड्यूस्ड 2, तो रिड्यूस 2 का आंसर 1/4 आएगा। सर इसका मतलब सवाल गलत लिखा है। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, बतेरे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, बहुतेरे सवाल ऐसे मिलेंगे जो अपभ्रंश होके भतेरे शब्द भी बना हुआ है ना, बहुतेरे। क्लियर हुआ? ये सवाल में बाई ही दिया है लेकिन ऑप्शन में उन्होंने 3/4 नहीं दिया है, तो हमें 1/4 ही लगाना है। ये तो पता लगा ज्यादा होशियारी के चक्कर में कुछ सवाल ही छोड़ा है कि अरे ऑप्शन ही नहीं है तो शायद हमको बोनस मिल जाएगा। कोई बोनस नहीं मिलेगा। वो रिड्यूस बाई मतलब वो रिड्यूस 2 ही पूछ रहे हैं लेकिन उन्होंने बाई लिख दिया है तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये चलेगा। करेक्ट आंसर तो ये आएगा, रिड्यूस बाई कितने फैक्टर से रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस इतने फैक्टर से हुआ है भैया, लेकिन सवाल में नहीं है तो नहीं है। ठीक है, हम कर लेंगे, हमें वो लगाना पड़ेगा। सवाल समझना है इसको एग्जाम में। लेकिन यदि 3/4 और 1/4 हो तो ये ज्यादा करेक्ट है, लेकिन अकेला 1/4 है तो भैया अब ये सही है, और क्या करें। ठीक है, ये लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसको देखो। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजरमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज फाउंड टू बी V0 वोल्ट and the radiation of wavelength lambda naught is used. If radiation of wavelength is 2 lambda naught is used with the same metal, then the stopping potential will be. बाप रे, कैसे करेंगे भैया ये सवाल? देखो, जब आपका लैम्बडा नॉट की वेवलेंथ यूज करी तो ये कितना है, V0 है। जब आपने इसे 2 लैम्बडा नॉट कर दिया तो कितना आएगा, ये आपको यहां पर देखना है। तो एक तरीका तो यह है कि आपने पढ़ा हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो आपने लिखा सर जी V0 अपॉन V बराबर 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, और ये आ गया 2 लैम्बडा नॉट, काटा पीटी करके V बराबर आ गया V0/2। जाहिर सी बात है यदि यही पूछना होता तो फिर वो क्यों पूछता है इतना लंबा। तो सवाल को पूरा करेंगे। तो हमने माना जो वर्क फंक्शन है वो फाई है, हमने माना वर्क फंक्शन कितना है, फाई है। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना है, फाई है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आएगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं समझते हैं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब ये आएगा EV0 बराबर इंसिडेंट एनर्जी आएगी HC अपॉन लैम्बडा नॉट माइनस का वर्क फंक्शन। तो यहां से देखो वर्क फंक्शन आएगा EV0 सॉरी HC अपॉन लैम्बडा नॉट माइनस का EV0, ये है वर्क फंक्शन। अब अगली बार आपने क्या किया है, 2 लैम्बडा नॉट की वेवलेंथ को यूज किया है सेम मेटल के लिए। फिर से दोबारा लगाते हैं। तो भैया K डैश बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, ये आएगा EV डैश बराबर, यस और नो, इंसिडेंट एनर्जी कितनी आएगी HC अपॉन 2 लैम्बडा नॉट माइनस वर्क फंक्शन है ये वाला, तो कितना आएगा HC अपॉन लैम्बडा नॉट माइनस EV0। चलो, तो E से हम यहां पर देखेंगे बाद में। तो EV डैश बराबर HC अपॉन 2 लैम्बडा नॉट माइनस HC अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस का EV0, ये यहां पर बन रहा है। अब क्या करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पूछ रहे हैं, लेकिन EV डैश बराबर इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो ये आएगा कितना HC अपॉन 2 लैम्बडा नॉट माइनस प्लस का EV0। क्लियर, यस और नो। तो यहां पर यदि मैं देखता हूं तो V डैश बराबर आएगा V0 माइनस HC अपॉन 2E लैम्बडा नॉट, ये आंसर आना चाहिए। अब बताओ क्या ये आंसर यहां पर दिख रहा है, V0 माइनस HC अपॉन 2E लैम्बडा नॉट, तो ये दिख रहा है। देखो कहां गया V0 माइनस HC अपॉन 2E लैम्बडा नॉट, तो ये वाला आंसर यहां पर दिख रहा है। तो ये आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये वाला क्यों गलत है, जबकि पहले एक सवाल इस पे हम कर चुके थे।
यहां पर वेवलेंथ क्लियरली मेंशन है, वहां पर ऑप्शंस अलग थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, मोर देन 2 वोल्ट, लेस देन 2 वोल्ट, 2 वोल्ट वाले ऑप्शंस थे। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। फिर मैंने उस समय बताया था आपको एक बात और, यदि रिकॉल कर रहे हो तो, ये सवाल सॉल्व थोड़ी करना था, ये चुटकियों में आंसर हो सकता था। वो क्या है कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। अब यहां पर देखो लैम्बडा नॉट से 2 लैम्बडा नॉट जा रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ी है तो कुछ कम होगी, लेकिन क्या वो आधी होगी? नहीं बेटा, आधी वादी नहीं होगी, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन एग्जैक्टली पता ही नहीं है, एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं है। ये हो नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता, तो यही अकेला ऑप्शन था, आंख बंद करके लगा सकते थे सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर? चलो, सो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर है 44। बताओ क्या सवाल है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t, ignoring relative effect, ignoring relativity effect, relative नहीं है वो, relativity, relativity मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये कह रहा है क्वांटम फिजिक्स को कंसीडर नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो आपको मैकेनिक्स और ये आती है उसी के बेसिस पर आपको इस सवाल को सॉल्व यहां पर करना है। तो बताओ भैया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो मेरे तो ये पता है, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी होती है, लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी होती है। अब सवाल में तो ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ये तो कुछ और ही चल रहा है भाई। सवाल में ये नहीं चल रहा तो एक बात बताओ, मैं वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले सकता हूं क्या? देखो क्या बोला है, मास एम, चार्ज ई, इनिशियली एट रेस्ट, तो मतलब t बराबर 0 पर इनिशियली वेलोसिटी तो 0 है, यस और नो? तो v बराबर तो u प्लस at के बेसिस पे वेलोसिटी आएगी 0 प्लस का a इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो एक्सेलरेशन कितना आता है, QE अपॉन m इंटू टी। सो वेलोसिटी आएगी Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आएगा EE अपॉन m इंटू टी। सो उठा के यहां पटक दो, कितना आएगा, लैम्बडा बराबर h अपॉन m, ये आएगा EE अपॉन m इंटू टी। m ने मारा m को, तो भैया लैम्बडा बराबर आ रहा है h अपॉन EET, ये आ रहा है क्या कहीं? ये तो कहीं नहीं दिख रहा, यहां तो सब में t, यहां तो नीचे जा रहा है, यहां ऊपर है, यहां टी स्क्वायर है। सवाल को फिर से पढ़ो, सवाल में लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब डी लैम्बडा बाई डी टी। तो भैया एक बात बताओ, ये कांस्टेंट चीजों को साइड में लिख दो, ए डी बाई डी टी ऑफ ई अपॉन, क्या लिखा था, सॉरी, एच अपॉन ई टी, एच अपॉन ई टी। बताओ क्या आएगा, एच अपॉन ई कांस्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बेटा, -1 बाई टी स्क्वायर। सो योर आंसर इज -h अपॉन ई टी स्क्वायर। मैकेनिक्स घुसा दी यहां पे भी, मॉडर्न में भी, क्लियर? सो आंसर बताओ कौन सा आएगा, -h अपॉन ई टी स्क्वायर, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, -h अपॉन ई टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से करते, थोड़ा सा सोचते तो आपसे जरूर होता था। क्लियर भाई? ये सारी चीजें देखो, ये आपने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स, ये एक्सेलरेशन निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको मिक्स करके फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी से यहां पुट किया, ये पढ़ा है आपने ड्यूअल नेचर में, पुट कर दिया, रेट ऑफ चेंज का सवाल बना दिया, और हम लोग यहां पर देखते रह गए कि अब ये सवाल हमसे न जाने कैसे होगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मोमेंटम ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी f। बताओ भैया मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो भैया मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आएगा, मोमेंटम बराबर आएगा E अपॉन C, लेकिन इसकी एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, h न्यू अपॉन C, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, f, तो आप लिखोगे hf अपॉन C, और hf अपॉन C इज गिवन इन ऑप्शन नंबर
ए, HF अपॉन सी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन यहां पर 45 क्वेश्चंस के साथ में समाप्त होता है। लास्ट के 4-5 सवाल, 2-3 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा सा लीक से काफी हटके थे, लेकिन ठीक है, आप कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा ध्यान दोगे तो जरूर होंगे, श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और बोलना चाहूंगा कि इसके बाद में आपका एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाला MCQ, एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाला न्यूमेरिकल लेक्चर यहां पर नहीं आएगा। दैट्स ऑल, जो यहां पर मैंने करवाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें बस और बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत बार वही सवाल है, आप देखिए कोई ज्यादा वैरायटी बदल नहीं रही है, बस प्रैक्टिस करनी है बहुत बार, रूट लेने की, ये करने की, स्क्वायर करने की, एंड नथिंग एल्स, ठीक है, श्योर। इक्वेशन में फॉर्मूले में बता चुका हूं, वही 2-4 फॉर्मूले, उन्हीं पे बार बार सवाल बनने हैं। एक्सेप्शनल केस जैसे मैंने 2-3 सवाल यहां पर बनाए, थोड़े से अलग हो सकते हैं, वो हो सकता है, श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए